हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर 5 है लेजिस्लेचर, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका। ठीक। क्या कहते हैं हम इसको? विधायिका। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था किसके बारे में किया था? एग्जीक्यूटिव के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था? एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव को हम बोल देते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका। इसका क्या काम होता था? इसका काम था कि किसी भी कानून को पास कराना। तो उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिव मेंबर आखिर कहते किसे हैं। कल के चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जो कि स्टेट में होते हैं। कौन होते हैं? स्टेट में होते हैं। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था काउंसिल मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर। फिर हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये सारी चीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि हमारा चैप्टर 4 था। आज हम चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर लेजिस्लेचर होते कौन है और इसका काम होता है किसी भी कानून को बनाना। यानी कि लेजिस्लेचर के द्वारा ही क्या होता है? तो कानून बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा कानून पास किया जाता है, और जो जुडिशरी होता है वो कानून की रक्षा करने का काम करता है। यानी कि ये तीन क्या है? हमारे गवर्नमेंट के ये तीनों ऑर्गेन्स हैं। तो जिस तरीके से जो हमारा चैप्टर 4 था एग्जीक्यूटिव, जो हमारा कार्यपालिका था, तो कार्यपालिका में हमने किन के बारे में डिस्कस किया था? इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो लेजिस्लेचर है वो किस तरीके से काम करता है, और इसमें जो हमारी कंट्री में किस तरीके से प्रोसेस होकर के ये कानून बनाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट के जो तीन ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेटिव, जिसे हम कहते हैं विधायिका। विधायिका। दूसरा होता है हमारा कार्यपालिका, जिसे हम हिंदी सॉरी हाँ, दूसरा होता है हमारा कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा जुडिशरी। यानी कि ये तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो हमारी कंट्री में क्या है? एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? तो पार्लियामेंट जब हमारा बनता है तो वो तीन चीजों को मिलाकर के बनता है। पहला है दो हाउसेस से मिलाकर के, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है हमारा लोकसभा, और तीसरा होता है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है? तो ये होता है हमारी कंट्री का हेड। और लोकसभा में कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स। और राज्यसभा में कौन होते हैं? ये इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट के होते हैं। किसमें होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। तो जो गवर्नमेंट का हेड होता है, गवर्नमेंट के हेड के बारे में हमने किसके बारे में पढ़ा था कल? प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? रूलिंग पार्टी का हेड होता है। रूलिंग पार्टी का क्या होता है? हेड होता है। ये सब हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो आज सिर्फ हम विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, और जो छठा चैप्टर होगा हमारा वो होगा जुडिशरी से रिलेटेड। जुडिशरी से पढ़ेंगे। तो जो हमारा चौथा चैप्टर, चौथा, पांचवा और जो छठा चैप्टर है, वो तीनों क्या है? एक ही चैप्टर, तीनों एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड चैप्टर है। तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा सारा टॉपिक इस पर डिस्कस चलेगा, हमारा लेजिस्लेचर के ऊपर ही चलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो आर्टिकल 76 है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 76 है वो क्या कहता है? वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो दो हाउसेस होते हैं उसके बारे में बात करता है। जैसे कि हमारा जो पार्लियामेंट है, जैसे कि ये हमारा एक क्या है? पार्लियामेंट हाउस है। ये पार्लियामेंट कैसे बनेगा? तीन लोगों को मिला करके हमारे ये पार्लियामेंट बनेगा। पहला है राज्यसभा,
लोकसभा और प्रेसिडेंट। जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या किस चीज का गठन करते हैं, ये करते हैं हमारे पार्लियामेंट का गठन, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट का ये क्या करते हैं, गठन करते हैं। लोकसभा को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस करके भी नाम जानते हैं, लोअर हाउस। और राज्यसभा को हम किस नाम से जानते हैं, अपर हाउस, अपर हाउस। तो ये किसके अकॉर्डिंग बात की गई है, ये की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग ये बात की गई है कि हमारे कंट्री के अंदर जो सिस्टम होगा वो किसका होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, और उसमें दो हाउसेस हमें देखने को मिलेंगे, एक राज्य लोकसभा के रूप में, एक होगा राज्यसभा के रूप में। लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स होते हैं और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं। इसलिए काफी हद तक ज्यादा पावर्स किसके हाथ में हमें देखने को मिलता है, तो लोकसभा के हाथ में देखने को मिलता है, यानी कि लोअर हाउस में देखने को मिलता है। अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर क्या है, वो जो यूनियन है, यानी कि हमारी कंट्री में जो 28 स्टेट और जो 8 यूनियन टेरिटरी है उससे मिला जो भारत का जो संघ है, उन सब में हमें क्या देखने को मिलता है, एक विधायिका देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। यानी कि हमारे यूनियन ऑफ कंट्री के अंदर जो लेजिस्लेचर है उन सब का जो यूनियन है उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं हम, पार्लियामेंट। और ये किसे कंपोस्ट करता है, और ये कंपोस्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और दोनों हाउसेस के द्वारा। यानी कि हमें पार्लियामेंट को कंपोस्ट करने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जब जैसे ही ये तीनों कंपोस्ट होते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक पार्लियामेंट बनता है। जिसमें अगर हम बात करें बहुत से, अगर हम स्टेट्स की बात करें जिसमें हमें काउंसिल ऑफ स्टेट देखने को मिलता है, जिसे हम एज अ राज्यसभा के रूप में मान सकते हैं। वो अगर हम 28 स्टेट की बात करें तो 28 में से 6 ऐसी कंट्री जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक काउंसिल ऑफ स्टेट देखने को मिलता है, जिसे हम एक तरीके से एक स्टेट का राज्यसभा कह सकते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड पीपल ऑफ हाउस को हम क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो पीपल्स, यानी कि जो लोकसभा में जितने भी जो मेंबर्स होते हैं ना, वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, किसके, बाय द पीपल, बाय द पीपल। इसलिए हम लोकसभा को क्या कहते हैं, पीपल ऑफ द हाउस कहते हैं। और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कॉल्ड द लेजिस्लेटिव, और विधानसभा, यानी कि अगर किसी स्टेट के अंदर यदि लेजिस्लेचर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं, नहीं तो विधानसभा कहते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है, उसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो कि इलेक्टेड, जो पीपल्स के द्वारा चुने हुए होते हैं, और वही कानून बनाने का काम करते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स होते हैं। और कानून के, और उन्हीं जो लोकसभा है, लेजिस्लेचर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो डिबेट, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस, एग्जिट, कंसेंस, कॉन्क्रेंस और जो कॉरपोरेशन है, इसी की वजह से क्या है, हमें ये आज के टाइम पे भी ये क्या देखने को मिलता है, एक काफी हद तक जीवित देखने को मिलता है। द इम्पोर्टेंट ऑफ लेजिस्लेचर इज वेरी हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि यदि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें जो लेजिस्लेचर है वो क्या करता है, सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन अडॉप्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम, यानी कि हमने अपनी कंट्री के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया है, तो कहाँ से किया है हमने, ब्रिटिश सिस्टम से हमने अपनी कंट्री में अडॉप्ट किया है। तो लेजिस्लेचर हमें 2 टाइप्स के देखने को मिलता है, एक पार्लियामेंट एट द सेंटर और स्टेट इन द स्टेट लेजिस्लेचर इन द स्टेट। यानी कि एक हमें जो लेजिस्लेचर है वो कहाँ देखने को मिलता है, सेंट्रल लेवल पर देखने को मिलता है, जो कि लोकसभा के अंदर हमें देखने को मिलता है। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि हर एक पर्टिकुलर एक स्टेट में देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट ऑफ काउंसिल कहते हैं। अगर हम इंडिया पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें 2 पार्ट देखने को मिलता है हमें, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है, वो टेम्पोररी होता है, लेकिन उसकी जो टाइम पीरियड होती है वो कितनी होती है, 5 साल के लिए फिक्स, मतलब 5 साल इनका टेन्योर होता है। अगर जो रूलिंग पार्टी है अपनी मेजोरिटी प्रूव करने में फेल हो जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा वहीं पे क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और उसमें वो सिर्फ 5 साल के लिए होती है। यानी कि मान लीजिए अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में 2022 में, यदि बीजेपी गवर्नमेंट आज लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है, तो बीजेपी क्या करेगी, अपनी जो अगर मेजोरिटी वो साबित नहीं कर पाती तो वहीं पे लोकसभा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और यदि वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर देती है या कोई उनपे वो नहीं लगाया जाता है, अगर हम बात करें, यदि लोकसभा में
नो कॉन्फिडेंस लाया जाता है उसमें, यदि गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाते तो वहां पे क्या होती है, नो कॉन्फिडेंस लागू हो जाता है, और वहीं पे हमारी जो लोकसभा वो डिसॉल्व हो जाती है। यदि रूलिंग पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर देती है तो वो अपना टेनवर क्या करते हैं, 5 साल तक के लिए अपना कंटिन्यू करती है। तो लोकसभा में टोटल कितने मेंबर देखने को मिलते हैं, 542 मेंबर्स हमें इलेक्टेड मेंबर देखने को मिलते हैं, और 3 मेंबर क्या देखने को मिलते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भी देखने को मिलता है, जो कि किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, बाय प्रेसिडेंट के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा क्या है, वो एक परमानेंट हाउस रहता है जो कि कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, और इसमें टोटल कितने, और इसकी जो टेनवर है वो कितने साल के लिए देखने को मिलती है, 6 साल के लिए देखने को मिलती है। अब रिक्वायर हमें दोनों हाउसेस की रिक्वायरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, हमारे जैसे कि हमें पता है हमारी कंट्री क्या है, एक डाइवर्स कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं, उन सबको फुलफिल करने के लिए, उन सबके रिप्रेजेंटेटिव को फुलफिल करने के लिए हमारे पार्लियामेंट में क्या रखा गया है, 2 हाउस रखा गया, एक राज्यसभा के रूप में और एक लोकसभा के रूप में। राज्यसभा को हम अपर हाउस और लोकसभा को हम एक लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा के अंदर तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल्स के, और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के। इसीलिए हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है उसको फुलफिल करने के लिए हमने बाई कम्युनिकल नेशन लेजिस्लेचर सो दैट प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव कैन बी ए गिव ऑल द सेक्शन एंड सोसाइटी, यानी कि हमारी कंट्री जो डाइवर्स डाइवर्स कंट्री है उन सबको फुलफिल करने के लिए हमने क्या रखा है, एक बाई कम्युनिकल नेशनल लेजिस्लेचर को रखा है, जो कि क्या करता है, एक प्रॉपर रिप्रेजेंट रखता है हमारी सोसाइटी के अंदर हर एक सेक्शंस के पीपल को। कुछ एडवांटेज ये भी देखने को मिलते हैं कि जो भी डिसीजन होते हैं वो सिर्फ एक हाउस के द्वारा नहीं लिया जा सकता, दोनों हाउस में बैठ करके डिसीजन लिया जाता है। एवरी बिल एंड पॉलिसी इज कंसिडर्ड ट्वाइस, यानी कि जो भी बिल या जो भी पॉलिसीज आता है वो हमारे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में डिस्कशन होते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री में क्या है, 2 हाउसेस का जो कंसेप्ट है वो रखा गया। एक हाउस यानी कि अगर राज्यसभा चाहे या लोकसभा चाहे कोई भी एक हाउस मिलकर के सिर्फ एक डिसीजन को इम्पोज नहीं कर सकता है, दोनों ही हाउसेस में क्या है, अगर किसी टॉपिक को या कोई डिसीजन लेना हो तो दोनों हाउसेस में डिबेट एंड डिस्कशंस या जो बहुमत है या अगर वोटिंग है किसी भी कानून को पास करने के लिए तो क्या चाहिए, तो कंपलसरी होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, इसमें कहा गया है कि एक हाउस मिलकर के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, दोनों हाउस मिल जिसमें दोनों हाउस सहमत होंगे तभी वो डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट थी हमारे पार्लियामेंट की, दोनों हाउसेस की। अब बात करते हैं मेजर फंक्शंस क्या क्या है पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट के द्वारा ही कानून बनाया जाता है, कहाँ पे जो कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं उन सबको कंट्रोल करना। फाइनेंशियल फंक्शन है जैसे कि बजट पास करना, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना, यानी कि हमारे संविधान में क्या करना, संशोधन करना। अगर हम 2022 की बात करें अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, तो 500 105 बार संशोधन हो चुके हैं। इलेक्शन रिलेटेड जो भी काम होता है पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। जुडिशियल वर्क जो भी होता है वो भी पार्लियामेंट के द्वारा काम किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर हमें किसके रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलते हैं, तो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलते हैं। डिबेट फॉर्म, यानी कि पार्लियामेंट एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमें क्या है, डिबेट एंड डिस्कशन देखने को मिलता है। फॉरेन पॉलिसी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, आज के टाइम पे हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी वो भी पार्लियामेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता, और थॉटफुल जो वर्क होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता। तो ये सारे मेन काम है किसके, तो हमारे पार्लियामेंट के। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेट है जहां पे हमें बाय केमिकल यानी कि बाय केमिकल लेजिस्लेचर देखने को मिलते हैं। तो आज के टाइम पे जो हमारे 28 स्टेट है, 28 में से 6 ऐसे स्टेट है जहां पे हमें बाय केमिकल देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें, सेंट्रल लेवल पे बात करें, क्या हमें सेंट्रल लेवल पे 2 हाउसेज देखने को मिलता है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक लोकसभा देखने को मिलता है। उसी तरीके से स्टेट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, एक स्टेट के अंदर, एक स्टेट के अंदर। और दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, लेगिस्लेचर लेगिस्लेचर्स ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट, जिसे हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, लो लोअर हाउस।
तो ये हमें सिर्फ 6 स्टेट में देखने को मिलता है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो ये ऐसे 6 स्टेट है जहाँ पे हमें ये दोनों यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट दोनों ही देखने को मिलते हैं। बाकी स्टेट में हमें सिर्फ क्या देखने को मिलता है? तो लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि हम अपने संसद के अंदर इसको क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं। इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 250, जिसमें से 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा? बाय द प्रेसिडेंट, और जो 238 मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द स्टेट, जो कि राज्यसभा में किसका रिप्रेजेंटेट करते हैं? तो इसलिए वो स्टेट का रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो इसमें हर 6 साल में क्या होता है? एक मेंबर इलेक्टेड होकर के आता है, और हर 2 साल में क्या है? 33% जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, और उनकी जगह पे दूसरे 33 मेंबर बन करके आते हैं। इसलिए जो हमारा राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। यानी कि राज्यसभा क्या है? हमारे लिए एक परमानेंट हाउस है, यानी कि हर 1-2 साल में कितना? 1/3, यानी कि 1/3 जो मेंबर है वो क्या होते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं, और 1/3 मेंबर उनकी जगह पे दूसरा इलेक्टेड होकर के आते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर आर ड्रॉन फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो किस फील्ड से रिलेट करते हैं? तो वो लेजिस्लेचर्स के फील्ड से, यानी कि वो उनका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? या तो वो लेक्चरर होना चाहिए, यानी कि लेक्चरर मतलब होता है एक तरीके से जो प्रोफेसर टाइप में होना चाहिए, साइंस के फील्ड में होना चाहिए, आर्ट होना चाहिए, सोशल सर्विस या स्पोर्ट्स से रिलेटेड होना चाहिए। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के अंदर, उनका जो फील्ड होना चाहिए वो इन सब में से किसी एक फील्ड से वो बिलोंग करना चाहिए। राज्यसभा मेंबर बनने के लिए क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी मिनिमम एज 30 साल या 30 साल को वो क्या कर चुका हो? तो पार कर चुका हो, तब वो जाकर के राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। और राज्यसभा जो इलेक्टेड होता है वो क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के तहत उनका क्या है? इलेक्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, नेम ऑफ कैंडिडेट जो राज्यसभा या लोकसभा है उसको क्या कर दिया गया? एक मस्ट बी अ रजिस्टर्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी कर दिया गया है। किसके? तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 है उसके तहत। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? पावर ऑफ राज्यसभा के बारे में। पावर ऑफ जो राज्यसभा है उसके पास क्या क्या पावर है? कंसाइडर्ड एंड पास जो ऑर्डिनरी बिल है, और जो प्रोपोजल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल है, इससे रिलेटेड पावर किसके पास देखने को मिलता है? तो राज्यसभा के पास पावर देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अमेंडमेंट किया जाता है वो भी खास करके स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? तो हमारे राज्यसभा में भी उसके लिए वोटिंग चाहिए होता है, और राज्यसभा में जब उसे वोटिंग मिल जाती है तब जाके वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे? कोई भी क्वेश्चंस पूछ करके, या प्रेजेंटेटिंग रिजोल्यूशन, या उसका जो भी रिजोल्यूशन है उससे, या किसी भी प्रपोजल से रिलेटेड। पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट, जैसे कि जब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है या वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्लियामेंट के द्वारा राज्यसभा का भी इसमें पार्टिसिपेट होता है। यानी कि अगर हम बात करें जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी रिमूवल की बात करें तो ये सिर्फ कहाँ पे होता है? तो रिमूव देम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसकी जो अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की रिमूव की बात करें तो ये, या हम वो वाइस प्रेसिडेंट की रिमूव की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की जज की रिमूव की बात करें, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो राज्यसभा के अंदर ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा राज्यसभा है उसका हेड कौन होता है? तो इसका हेड होता है वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई ये मुझे बताओ कि जो राज्यसभा है उसका हेड कौन होता है, तो उसका हेड होता है वाइस प्रेसिडेंट। और लोकसभा का हेड कौन होता है? वो होता है स्पीकर। लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर। तो एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होता है तो वहां का जो स्पीकर होता है उन्हें भी अपनी पोस्ट को क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है, उन्हें भी अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो स्पीकर होता है लोकसभा में वो किन के द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है? तो स्पीकर्स को वो चुन करके बिठाते हैं। द प्रपोजल ऑफ रिमूव द प्रेसिडेंट कैन बी बाउट ओनली द राज्यसभा, यानी कि जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा जो रिमूव की जो प्रपोजल रखी जाएगी वो किसके अंदर रखी जाएगी? राज्यसभा के अंदर रखी जाएगी।
इट कैन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट एट द स्टेट लेवल, यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाता है कि कोई भी जो स्टेट से रिलेटेड जो कोई कानून बनता है तो उसको एम्पावर करने का काम किसके पास आ जाता है, पावर किसके पास रहता है, तो राज्यसभा के पास रहता है। और राज्यसभा किसके, राज्यसभा इंटरेस्ट यानी कि स्टेट के इंटरेस्ट में भी क्या करता है, यानी कि अगर हम बात करें तो राज्यसभा क्या है, स्टेट ऑफ पावर को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की फाइनेंशियल पावर के बारे में। तो राज्यसभा ही क्या करता है, फाइनेंस बिल 14 दिन के लिए वो क्या कर सकता है, तो कंसाइडेड करके रख सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर हमने देख ही लिया था। यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, जैसे कि क्वेश्चंस पूछना, एडमिनिस्ट्रेशन इन अ रिलेशन देयर द डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ये किसमें, तो राज्यसभा के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखने को मिलता है। अदर पावर्स की बात करें जैसे कि इलेक्शंस, इम्पीचमेंट, यानी कि अगर हम बात करें किसके लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के लिए। डिक्लेरेशंस ऑफ इमरजेंसी, रिमूवल ऑफ द जज फ्रॉम हिज ऑफिस, परमिशंस इन नेसेसरी, और जो बोथ ऑफ द हाउसेस, इन दोनों में हमें ये दोनों के पास, ये दोनों हाउसेस में ये पावर से देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा क्या है, लोकसभा हमारे पार्लियामेंट का एक लोअर हाउस होता है जिसमें मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 550 मेंबर होते हैं, और जिसमें से 543 जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं दोनों हाउसेस के, यानी कि दोनों, जिसमें कि एंग्लो इंडियंस भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि सॉरी, यहाँ पे जो 543 जो मेंबर्स होते हैं वो हमें कौन से मेंबर्स देखने को मिलते हैं, इलेक्टेड मेंबर देखने को मिलते हैं। और जो 2 मेंबर होते हैं वो किसके देखने को मिलते हैं, एंग्लो इंडियंस मेंबर देखने को मिलते हैं, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं। किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और ये डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, पीपल, पब्लिक के द्वारा। और इनका टेन्योर कितना साल के लिए फिक्स होता है, 5 साल के लिए फिक्स होता है। लेकिन जो हमारा लोकसभा है वो डिसॉल्व भी हो सकता है अपने 5 साल से पहले, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि यदि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी जो है वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाता है तो वहां पे क्या होगी, तो राज्यसभा जो हमारा लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगा। बीइंग अ पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन लोकसभा मोर पावरफुल बिकॉज इट्स द मेंबर ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड, इट इज आल्सो द पावर रिमूवल एग्जीक्यूटिव, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी हमें, अगर जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश के अंदर, उसमें क्या है, लोकसभा को ज्यादा पावर दिया गया है कंपेयर टू राज्यसभा। क्यों, क्योंकि राज्य लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, इसलिए उनके पास जो पावर्स देखने को मिलते हैं, जो एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने का जो पावर है वो हमें किसके पास देखने को मिलता है, लोकसभा के पास देखने को मिलता है। लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, भारत का सिटीजनशिप होना चाहिए, 25 साल या 25 साल से ज्यादा होना चाहिए, वो मैड नहीं होना चाहिए यानी कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, डू नॉट होल्ड एनी, और वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट यानी कि वो किसी भी सरकारी ऑफिस में काम नहीं कर रहा हो। इन 4 क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करके कोई भी मेंबर हमारी कंट्री का क्या बन सकता है, तो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। अब बात करते हैं स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, यानी कि किस, जैसे कि अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बनाने का पावर रहता है। कंकरेंट लिस्ट में जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। जैसे कि एजुकेशन जो है वो हमारा किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इन दोनों से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसके, पावर किसके पास है, तो हमारे लोकसभा के पास देखने को मिलता है। और मनी बिल जो पास किया जाता है या जो भी जनरल बिल पास किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, लोकसभा के अंदर ही किया जाता है। लोकसभा के अंदर ही टैक्स प्रपोजल, बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारा आर्टिकल 112 के अंदर आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके तहत वो कौन अप्रूव करता है, तो हमारा लोकसभा ही अप्रूव करता है। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग, यानी कि लोकसभा के पास भी हमें क्या पावर देखने को मिलता है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का पावर मिलता है। कैसे, तो आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ब्रिंग मोशंस, देन नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशंस का मतलब होता है जिसमें कि क्या है, जो रूलिंग पार्टी है उसको क्या करना पड़ता है,
अपनी मेजोरिटी को प्रूफ करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या है, एग्जीक्यूटिव को भी क्या रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो भी अमेंडमेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे लोकसभा के अंदर देखने को मिलता है। और जो भी अप्रूव किया जाता है इमरजेंसी डिक्लेरेशंस, वो किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अंदर ही किया जाता है। अगर हम बात करते हैं जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट किया जाता है और जो रिमूव किया जाता है जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, तो ये पावर भी हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो लोकसभा के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ कॉमन पावर्स निकाल सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूव ऑफ जज, अप्रूव द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। फिर जैसे कि हम बात करते हैं कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव आस्किंग क्वेश्चंस। ये ऐसे पावर्स हैं जो कि हमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर ये पावर्स कॉमन देखने को मिलती है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, यानी कि जो भी मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता वो सिर्फ लोकसभा के अंदर किया जाता, और लोकसभा इसमें क्या है, यहाँ पे लोकसभा हमें ज्यादा पावरफुल देखने को मिलता है कंपेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बट एमएलए, यानी कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा के अंदर जो पीपल्स होते हैं वो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं बल्कि एमएलए के द्वारा इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इसीलिए जो राज्यसभा है उस वो किसका रिप्रेजेंट करता है, तो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम एडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल हैव द अल्टीमेट पावर, यानी कि जैसे ही हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लोगों के पास क्या है, एक अल्टीमेट पावर हमें देखने को मिलता है। दैट इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैव द पावर ऑफ रिमूव ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्रोल द ऑफ फाइनेंसेस ओनली विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए सबसे ज्यादा जो पावर हमें लोकसभा राज्यसभा के कंपेयर में जो लोकसभा के अंदर देखने को मिलता है वो इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि हमारी कंट्री ने किसको अडॉप्ट कर रखा है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है, किसके अकॉर्डिंग, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो जिसके अंदर क्या है, पब्लिक के पास ये ज्यादा अधिकार मिल जाता है, किसको, अपनी गवर्नमेंट को हटाने का और उसे कंट्रोल करने का। तो जिसके वजह से जो लोकसभा है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलता है वो कौन देखने को मिलता है, हमें इलेक्टेड मेंबर, यानी कि जो पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए मेंबर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो राज्यसभा है वो ज्यादा पावरफुल मिल जाता है कंपेयर टू राज्यसभा के। अब बात करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले होता है बिल। बिल जो होता है, जब पार्लियामेंट के अंदर किसी भी लॉ से रिलेटेड उसके लिए प्रपोज रखा जाता है तो उसे हम कहते हैं बिल। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी एक्ट को बनने से पहले वो क्या होता है, बिल होता है, वो क्या होता है, बिल। जैसे कि हम बात करते हैं CAB, कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट बिल, फिर बनता है CAA, कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, पास कर दिया गया, और एंड में प्रेसिडेंट का साइन इस पे हो गया है। जब दोनों हाउस के द्वारा किसी भी बिल को पास कर दिया जाता और उस पर प्रेसिडेंट अपना साइन लगा देता तो वो बन जाता है हमारा एक्ट। एक्ट मतलब हो जाता है हमारा कानून। क्या बन जाता है वो, हमारा कानून। क्या बन जाता है वो, हमारा कानून। तो बिल हम किसे कहते हैं, जब पार्लियामेंट के अंदर किसी भी प्रपोज को, जो भी लॉ, किसी भी जो हम पॉलिसी की बात करें या लॉ को बात करें तो प्रपोज किया जाता तो उसे हम कहते हैं बिल। और ये किसके तहत आता है, ये आता है प्रपोजल लॉ ड्राफ्ट आर्टिकल 107 से 112 के बीच में। अब अगर हम टाइप्स ऑफ बिल की बात करें तो ये हमें कितने टाइप्स के देखने को मिलते हैं, तो 3 टाइप्स के, यानी कि 2 टाइप्स के देखने को मिलता है। एक होता है गवर्नमेंट बिल और दूसरा होता है हमारा प्राइवेट बिल। गवर्नमेंट बिल कौन कौन से होते हैं, जो कि मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनके द्वारा जो बिल्स पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट बिल, जिसमें आता है हमारा मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। प्राइवेट बिल वो होता है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अदर मेंबर्स के द्वारा, जो कि हमारे सिर्फ 2 देखने को मिलता है। एक होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल और दूसरा हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो यानी कि आपसे कोई क्वेश्चंस पूछता है कि भाई बिल कितने टाइप से होते हैं, तो 2 टाइप से होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट बिल, दूसरा होता है प्राइवेट बिल। गवर्नमेंट बिल वो बिल होता है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो मिनिस्टर्स के द्वारा, वो होता है हमारा गवर्नमेंट बिल। और जो अदर यानी कि अनदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो होता है हमारा प्राइवेट बिल। गवर्नमेंट बिल
तीन तरीके से हो जाते हैं, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और जो प्राइवेट बिल है वो दो ही होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल और एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट बिल के बारे में। तो गवर्नमेंट बिल जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बिल। और ये दो तरीके से हमें देखने को मिलता है, एक ऑर्डिनरी बिल और दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी जो बिल होता है, ऑल गवर्नमेंट्स बिल आर ऑर्डिनरी बिल एक्सेप्ट मनी और फाइनेंशियल बिल, यानी कि मनी बिल और जो हमारा फाइनेंशियल बिल है उसको छोड़ करके जितने भी जो बिल रखे जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर वो सारे हमारे किसके तहत आते हैं, ऑर्डिनरी बिल के तहत आते हैं। जैसे कि मैटर ऑफ रिलेटेड पब्लिक न्यू लॉ हैड मेड बाय एनी अमेंडमेंट हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे कि आदमी यानी कि जनता के से रिलेटेड कोई लॉ के बारे में अगर बात की जाती है या प्रस्ताव रखा जाता है सभी पार्लियामेंट के अंदर, तो वो हमारे किस में आता है, ऑर्डिनरी बिल के अंदर आता है। ऑर्डिनरी बिल दो तरीके से देखने को मिलता है, एक जनरल बिल देखने को मिलता है और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल देखने को मिलता है। मनी बिल, मनी और फाइनेंशियल जो बिल होता है, द बिल विच डील्स विद एनी न्यू टैक्स, जो हमारा मनी बिल होता है वो किससे रिलेटेड बात करता है, जो भी नया टैक्स होता है, एक्सपेंशंस होते हैं, जो अदर फाइनेंशियल जैसे ट्रांजेक्शंस और द प्रोवाइड ऑफ मनी फॉर एनी वर्किंग, इसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल बिल्स कहते हैं। अब बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट बिल, जिसे हम प्राइवेट बिल भी कहते हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो बिल प्रेजेंट किया जाता है वो पार्लियामेंट के किसी भी अदर मेंबर्स के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ना हो, पार्लियामेंट का एक सिर्फ मेंबर्स हो, उसके द्वारा जो बिल्स को प्रेजेंट किया जाता है उसे हम कहते हैं प्राइवेट बिल। इसके एक्शंस क्या क्या थे, फर्स्ट रीडिंग देखने को मिलता है, सेकंड रीडिंग जो कि कमेटी लेवल पे होता है, फिर डिस्कस किया जाता है इनकी रिपोर्ट्स पर, थर्ड रीडिंग, उसके बाद प्रोसीड्यूर्स इन द सेकंड हाउस, फिर सेकंड हाउस के अंदर उसको भेजा जाता है और प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि किसी भी लॉ को बिल से एक्ट बनाया जाता है। यानी कि सबसे पहले बात करें पार्लियामेंट के अंदर, मान लीजिए एक बिल रखा गया किससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, या वो टैक्स से रिलेटेड, या अगर हम मान ले किससे रिलेटेड, पीपल्स के एजुकेशन से रिलेटेड, या कोई भी एक कानून मान लेते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर रखा गया। पहले उस पर क्या होगा, उसको पढ़ के बताया जाएगा कि इस बिल के अंदर अंदर क्या है। फिर जो सेकंड रीडिंग होगी वो होगी कमेटी लेवल की रीडिंग। कमेटी लेवल की रीडिंग्स होने के बाद उसके बाद इस पे डिस्कस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा इस रिपोर्ट पे। फिर जो भी सजेशन सब होगा, जो डिबेट डिस्कशन होगा, उसके बाद क्या है, दोनों हाउसेस में इसको पेश किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों हाउसेस में कितनी, दोनों हाउसेस में 51% या 51% से ज्यादा क्या चाहिए होगा, वोट चाहिए होगा बिल को पास करने के लिए। अगर दोनों हाउसेस में 51% से ज्यादा वोट मिल जाती है कि इस कानून को पास किया जाना चाहिए, उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास। इसके पास जाता है प्रेसिडेंट के पास। जैसे ही प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करके अपना सिग्नेचर अपना क्या करता है, साइन कर देता है, तो क्या होता है, वो हमारा बन जाता है एक्ट। वो क्या बन जाता है, हमारा एक्ट। वो बना हमारा क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा एक्ट। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल किस तरीके से होता है। हमारे पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले आता है क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर के बाद आता है 0 आवर, फिर आता है हमारा एडजॉर्नमेंट मोशंस। इस तरीके से इसमें क्या होता है, डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं। डिबेट एंड डिस्कशन में सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन आवर, फिर 0 आवर, फिर एडजॉर्नमेंट हमें देखने को मिलता है। फिर क्या किया जाता है, किसी भी लॉ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है वो भी पार्लियामेंट के द्वारा ही होता है। और मोशंस ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ इंश्योर कहाँ पे होता है, हमें पार्लियामेंट के अंदर, ये हमें लोकसभा के अंदर देखने को मिलता है। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशंस अगर कोई रूलिंग पार्टी प्रूफ नहीं कर पाती है तो वहां पे उसके खिलाफ क्या होता है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंप्लीमेंट होता है और वहीं पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। और यदि वो अपने मेजोरिटी को प्रूफ कर देता है तब क्या होता है, हमें मोशंस ऑफ सेंस्योर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट कमेटी के बारे में। द फॉर्मेशंस ऑफ कमेटी ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव डे टू डे बिजनेसेस और द इंस्टीट्यूशनल एसेट ऑफ पार्लियामेंट्री वर्क, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशंस कमेटी के द्वारा लेजिस्लेटिव जो दिन पे दिन क्या करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, या की बात करें बिजनेस से
जो एक्सपेक्ट करती है हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो वर्क किए जाते हैं उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। यानी कि वो क्या करती है, दिन पे दिन वो क्या करती है, एक जांच करने का काम करती है और डिस्कस करती है अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग मैटर पे। जो अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल कमेटी, वो हमें 3 तरीके की कमेटी देखने को मिलता है। पहला है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा एस्टिमेट कमेटी और तीसरा हमारा पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो खर्च किया जाना होता है उस पे, उससे रिलेटेड क्या किया जाता है उसमें, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो खर्च किया जाना होता है उसको वो किसके अकॉर्डिंग बात किया जाता है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहा, वो इसका काम होता है देखना। अगर हम एस्टिमेट कमेटी की बात करें, वो क्या करता है, इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर्स के बारे में वो बात करता है। पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब होता है वो क्या करता है, जांच करता है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के द्वारा, किसी भी इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस के द्वारा वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं। तो जो हमारा फाइनेंशियल कमेटी है वो हमें 3 लेवल्स पे इस तरीके से देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक रेगुलेशंस कमेटी, प्रिविलेशंस कमेटी, बिजनेसेस एडवाइजरी कमेटी और इंश्योरेंस कमेटी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम एडहॉन्स कमेटी के बारे में। क्या है जो एडहॉन्स कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जो क्या किया जाता है, कंस्टिट्यूट किया जाता है टाइम टू टाइम, और इसके द्वारा ही इन्वेस्टिगेट किया जाता है और रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक, यानी कि इनके द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया जाता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि ज्वाइंट कमेटी ऑन फॉरेन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। द पार्लियामेंट रेयरली रिजेक्ट द सजेशंस मेड बाय द कमेटी। यानी कि अगर हम बात करें ज्वाइंट कमेटी जो कि बोफोर्स एग्रीमेंट के तहत जो आता है, उसके तहत जो भी सजेशंस दिया जाता है या जो भी इन्वेस्टिगेट के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया जाता है, तो पार्लियामेंट क्या है, रेयरली उनके सजेशंस को क्या करती है, तो रिजेक्ट करती है। तो उसी को कहते हैं एडहॉन्स कमेटी। अब बात करते हैं पार्लियामेंट अपने आप को कंट्रोल कैसे रखते हैं। पहला, पार्लियामेंट जो है वो क्या करते हैं, एक डिसिप्लिन और मीनिंगफुल में रह करके वो क्या करते हैं, काम करते हैं। और पार्लियामेंट का जो हेड होता, सॉरी, जो लोकसभा का जो हेड होता है, सुप्रीम अथॉरिटी होता है, वो किसके पास होता है, स्पीकर के पास होता है। यानी कि जो लोकसभा है, लोकसभा का हेड कौन होता है, स्पीकर होता है। कौन होता है, स्पीकर। अगर हम बात करें 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के दो, मतलब 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1985 में हुआ था, इसमें क्या है, एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। इसको फिर क्या है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसमें थोड़ा से चेंज किए गए थे। इसमें कहा गया था यदि कोई मेंबर्स अपने लीडरशिप, यानी कि अपने पार्टी की लीडरशिप के अंदर वो अपने पार्टीज के अगेंस्ट में, यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर हाउसेस में वो क्या करता है, अगेंस्ट में या डायरेक्ट ऑफ द पार्टी और वॉलेंटरी रिजाइन कर देता है, तो वो क्या होता है, और वो अपनी मेंबरशिप पार्टी, यानी कि जब वो अपनी मेंबरशिप को खो देता है तो उसे हम कहते हैं डिफेक्शन। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और ये कौन इसके बारे में कौन डिक्लेयर करता है, डिस्क्वालीफाई कौन करता है, तो ये हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो इनके द्वारा किया जाता है कि ये अब पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। ये किसके द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो स्पीकर के द्वारा किया। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से भी जो पार्लियामेंट है वो क्या करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें इन अ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें भारत के अंदर क्या है, एक फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलता है। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या है, एक फेडरल गवर्नमेंट इंडियन, जिसके तहत क्या हर एक स्टेट का अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है, जिसमें हमें क्या है, पावर शेयरिंग देखने को मिलता है, जिसके वजह से इंडिया के अंदर हमें क्या है, एक फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलता है। इंडिया एक ऐसा स्टेट, और जो भारत की जो कैपिटल है दिल्ली को क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि एनसीआर के रूप में इसे क्या कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है। द सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर इज नॉट द सेम ऑफ एवरी स्टेट, यानी कि जो सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर है वो हमें हर स्टेट में देखने को नहीं मिलता है, कुछ ही स्टेट में हमें देखने को मिलता है। इन सम स्टेट हैज अ यूनिलेटरल सिस्टम एंड इन सम स्टेट हैज द बाइकैमिकल सिस्टम। यहाँ पे यूनिटेरियल सिस्टम का मतलब होता है ऐसा राज्य जहां पे हमें सिर्फ क्या देखने को मिलता है, स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर ही देखने को मिलता है, स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर।
ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्टेट को कहते हैं हम यूनिलेटरल सिस्टम, यूनिलेटरल सिस्टम। और ऐसा राज्य जहां पे हमें क्या है, स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर और स्टेट ऑफ काउंसिल, स्टेट ऑफ काउंसिल दोनों देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं बाइकैमरिकल, बाय कैमरिकल सिस्टम। जो कि हमें कितने स्टेट में देखने को मिलता है, मात्र 6 स्टेट में ही देखने को मिलता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश, जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे हमें क्या है, बाइकैमरिकल सिस्टम देखने को मिलता है। द टास्क ऑफ मेकिंग लॉ इन द स्टेट हैज बीन गिवन द लेजिस्लेचर, यानी कि जो भी काम दिया गया है कानून बनाने से रिलेटेड, वो किसके पास, किसको दिया गया है, स्टेट यानी कि लेजिस्लेचर्स को दिया गया है, जो कि किसके अंदर है, हमारे पार्लियामेंट के जो लोअर हाउस है उसमें, और अपर हाउस, यानी कि हम स्टेट के अंदर जो हमें लोअर हाउस होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, और जो स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे हम कहते हैं अपर हाउस। ये हमें मात्र 6 स्टेट में ही देखने को मिलता है, या और बाकी जो स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर है वो हमें 28 के 28 स्टेट में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, यानी कि जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास क्या क्या पावर है, ये हमें स्टेट लेवल पे देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड लेजिस्लेटिव पावर देखने को मिलता है, फाइनेंशियल पावर देखने को मिलता है, एग्जीक्यूटिव पावर, इलेक्शंस वर्क पावर और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर देखने को मिलता है। वहीं पे पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करें तो इसमें हमें कौन कौन सी पावर देखने को मिलता है, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, और डिपेंड बोथ हाउसेज बीइंग अ एंस्टिल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हम जो 28 में से जो 6 स्टेट है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है सिर्फ स्टेट काउंसिल और स्टेट असेंबली ही देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट ऑफ काउंसिल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डिफेक्शंस के बारे में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में दल बदल, दल बदल हिंदी में क्या कहते हैं, दल बदल। यानी कि कोई भी एक मेंबर जब जिस पार्टी से वो इलेक्टेड हुआ हो और वो अपनी पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में चला जाता तो उसे हम कहते हैं दल बदल। यानी कि इफ अ मेंबर डज नॉट अपीयर इन द हाउस डिस्पाइट द अदर ऑफ द लीडरशिप ऑफ हिज पार्टी और वोट्स इन द हाउस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी और वॉलेंट्री गिव्स मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, देन इज अ डिफेक्शन। यानी कि अगर हम बात करें किसके बारे में, दल बदल की अगर बात करते हैं तो दल बदल में हमें क्या देखने को मिलता है, दल बदल में जो होता है, एक इलेक्टेड मेंबर जब अपनी पार्टी को क्या करता है, छोड़ करके किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं दल को बदल देना। यानी कि जब कोई मेंबर अपने दल को बदल करके किस में चला जाता है, दूसरे पार्टीज यानी कि दूसरे पार्टीज में शामिल हो जाता है, उसी को कहते हैं हम दल बदली। यानी कि डायरेक्ट वे में समझे, यदि कोई सदस्य अपने दल को, यानी कि अगर हम यहाँ हिंदी में देख लेते हैं, यदि कोई सदस्य, सदस्य मतलब इलेक्टेड मेंबर, सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद, के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, ना हो, या दल के निर्देश के विपरीत
सदन में मतदान यानी कि वोट करे अथवा अपने दल को छोड़ कर दूसरे दल में शामिल हो जाए, उसे कहते हैं हम दल बदल यानी कि डिफेक्शन। अब बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके और उसमें 1995 में क्या है एक नया कानून बनाया गया। इसमें क्या है स्पीकर्स को ये कंट्रोल दे दिया गया स्पीकर्स के हाथ में कि वो बिहेवियर्स ऑफ इट्स द मेंबर यानी कि जो भी मेंबर्स का बिहेवियर है उसके तहत वो क्या करे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि उसके बिहेवियर को जब कंट्रोल करे मेंबर्स के तो उसे क्या कहा गया एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया। इफ इट इज अ प्रूव्ड दैट द मेंबर हैज डिफेक्टेड यानी कि यदि वो इस बात को साबित कर देता है कि वो जो मेंबर्स है वो क्या है एक दल बदल का मेंबर है, तो उसे क्या है हाउसेस के अंदर ट्रीट यानी कि हाउसेस के अंदर क्या किया जाएगा उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा किसी भी पॉलिटिकल जो पोस्ट है उससे, तो उसे कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने लेजिस्लेचर को काफी डीपली समझने की कोशिश की है। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या समझा एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शंस किसे कहते हैं, पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल इटसेल्फ, संसद अपने आप को कैसे नियंत्रित रखता है, एडहॉन्स कमेटी क्या है, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी के बारे में समझा, फिर फाइनेंशियल कमेटी के बारे में समझा, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में समझा, फिर हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल के बारे में समझा, नो गवर्नमेंट बिल के बारे में समझा, किस तरीके से बिल बनता है, एक बिल किस तरीके से एक्ट बनता है उसके बारे में हमने समझा, फिर हमने ऑर्डिनरी बिल, गवर्नमेंट बिल, मनी बिल के बारे में और प्राइवेट बिल के बारे में समझा, उसके बाद कानून बनने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में समझा, फिर हमने स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, फिर क्वालिफिकेशंस ऑफ लोकसभा के बारे में लोकसभा के बारे में समझा, फिर हमने फाइनेंशियल पावर, पावर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा के बारे में समझा, फिर प्रोविंस जो जिस जिस स्टेट में हमें क्या देखने को मिलता है बाई कैमरिकल लेजिस्लेचर्स देखने को मिलता है उसके बारे में डिस्कस किया हमने, फिर मेजर फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट के उसके बारे में डिस्कस किया है, फिर हमने इंडियन पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस हैं लोकसभा और राज्यसभा किस तरीके से पार्लियामेंट की जरूरत है दोनों हाउसेस के उसके लिए उसको समझा, लेजिस्लेचर और टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर जो होते हैं उसके बारे में हमने समझा, और आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग क्या है जो हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर दो हाउसेस होना जरूर उसको हमने समझा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो भी डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका 6th चैप्टर जुडिशरी डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम लेजिस्लेचर के डाउट्स क्लियर करेंगे, तब हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।